स्टोरी की शुरुआत एक खुशहाल फैमिली से होती है जो अपनी जिंदगी मजे से जी रही होती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनट में उनके साथ ऐसी चीज होने वाली है जिसका सोचना भी डरावना है। जेसन और उसकी वाइफ बेथ बातचीत में बिजी होते हैं। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चीखने की आवाज आती है। दोनों तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई अपना घर छोड़कर भाग रहा है, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। जेसन और बेथ देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी घबरा के अपनी चीजें बंद कर रहे हैं। जेसन पड़ोसी से पूछता है क्या हो रहा है, पर वो इतने पैनिक में होते हैं कि बिना जवाब दिए निकल जाते हैं। तभी जेसन देखता है कि उनका बेटा भी सामान बंद कर रहा है। जब जेसन उसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो लड़का बताता है कि उसके पापा के दोस्त गवर्नमेंट में हैं और उन्होंने कहा है एक डेडली वायरस फैल रहा है जो इंसानों को मॉन्स्टर बना देता है। इतने में उस लड़के की माँ आती है और उसे ले जाती है। जेसन उससे पूछता है बच्चे ने क्या बोला, तो वो कहती है समझाने का वक्त नहीं है, तुम बस अपनी वाइफ और बेटी को लेके यहाँ से दूर निकल जाओ, जितना दूर जा सकते हो। ये सुनकर जेसन और बेथ दोनों के होश उड़ जाते हैं। जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को कार में बिठाता है और सिटी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि जो लोग पहले भाग रहे थे अब वापस सिटी की तरफ जा रहे हैं। इससे उन्हें और भी अजीब लगता है। थोड़ा आगे जाकर उनकी कार ट्रैफिक में अटक जाती है। जब जेसन और उसका परिवार कार से निकलकर देखते हैं तो पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा होता है। ऊपर हेलीकॉप्टर्स घूम रहे होते हैं। लोगों को अनाउंस करके बोला जा रहा होता है कि एक टॉक्सिक वायरस फैल गया है और सबको तुरंत घर लौट जाना चाहिए। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरता है और उनकी कार पर जा लगता है। पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। पहाड़ हिलने लगता है और तभी 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स उस पहाड़ के पीछे से निकलते हैं और सीधा सिटी की तरफ उड़ जाते हैं। जेट सिटी पर बॉम्ब गिराने लगते हैं। सब कुछ राख में बदल जाता है। बेथ तुरंत समझ जाती है कि अगर वो पुलिस की बात मानकर वापस घर चली जाती तो आज जिंदा ना होती। अब फाइटर जेट सड़क पर खड़े लोगों की तरफ मुड़ जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि गवर्नमेंट लोगों को मारना चाहती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है, लेकिन जेसन और बेथ जानते हैं कि वो जेट से तेज नहीं भाग सकते। तभी बेथ पीछे देखती है और एक स्कूल पहाड़ी पर दिखाई देता है। उसे लगता है वहां छुपना बेहतर होगा। जेसन, बेथ और उनकी बेटी जोई तुरंत पहाड़ी चढ़कर स्कूल की तरफ दौड़ते हैं। फाइटर जेट्स उस ब्रिज पर बॉम्ब गिरा रहे होते हैं जहां लोग खड़े थे। ये तीनों जितनी तेज दौड़ सकते हैं दौड़ते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक टनल मिल जाती है। बॉम्ब गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ही वो टनल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होता है एक जबरदस्त धमाका होता है ऊपर। वो बच जाते हैं लेकिन शॉक में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को मारने की जरूरत क्यों समझी। अब बस एक ही बात उनके दिमाग में होती है, अगर जिंदा रहना है तो अब कुछ दिन यहीं बंकर में गुजारना पड़ेगा। पर सवाल ये है कितने दिन तक, खाना कहाँ से आएगा। किस्मत से वहाँ पुराना एक्सपायर हो चुका फूड स्टॉक होता है जो कुछ दिनों तक काफी होता है। बेथ अपनी बेटी जोई के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। अगर वो बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे। बेथ जब बंकर का दरवाजा बंद कर रही होती है तब उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है। दोनों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वायरस उनके बॉडी में घुस तो नहीं गया, लेकिन अभी वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें सबसे पहले बंकर को इतना सिक्योर बनाना है कि बाहर का कोई भी आदमी दरवाजा ना खोल सके। जेसन एक हैवी आयरन चेन से दरवाजा कस के बंद कर देता है और डिसाइड करता है कि अब उन्हें यहीं छुप कर रहना होगा। लेकिन जमीन के नीचे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। रोज वही पुराना खाना, पीने के लिए गंदा पानी और फ्री टाइम में बस कार्ड्स खेलना, यही उनका रूटीन बन जाता है। बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट कट चुका होता है। दिन गुजर रहे होते हैं और सब बोर और बेचैन हो रहे होते हैं, पर कर भी क्या सकते हैं। बाहर गए तो मौत पक्की है। ये जिंदगी उन्हें ऐसा फील करवाती है जैसे दुनिया का आखिरी दिन चल रहा हो। जोई अपने पापा से पूछती है, डैडी हम यहाँ कितने दिन और रहेंगे। जेसन के पास जवाब नहीं होता। बस वो अपनी बेटी से कहता है कि जब वायरस खत्म हो जाएगा तब हम बाहर जाएंगे। फिर वो उसकी आंखें बंद करके बोलता है, सोच बेटा बाहर का दुनिया कैसा होगा। दिन महीनों में बदल जाते हैं और बिना जाने वो लोग 300 दिन से ज्यादा उस बंकर में बिता चुके होते हैं। जोई अपनी माँ के बनाए हुए पेरिस्कोप से बाहर झांकती है। उसे सिर्फ तबाही नजर आती है। सब कुछ जलकर राख बन चुका होता है। जिंदा इंसान का कोई निशान नहीं। छोटी सी जोई को लगता है कि शायद अब सिर्फ वो 3 ही दुनिया में बचे हैं। उसकी माँ उसे संभालती और कहती है, ऐसा मत सोच, हो सकता है तेरे दोस्त भी कहीं छुपकर बैठे हों। रात होती है और डिनर का टाइम।
खाना बहुत कम बचा है, इसीलिए सब थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं। लेकिन आज जोई जिद करती है एक पूरा कैन लेने की। जैसे ही वो कैन खोलती है उसे शॉक लगता है, वो अंदर से खाली होता है। पीछे एक छोटा सा होल बना होता है, मतलब किसी ने खाना चुरा लिया था। बेथ तुरंत बाकी कैन्स चेक करती है और पाती है कि उनमें से 12 खाली हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। 2 हफ्ते का राशन गया। बेथ वेंटिलेशन ग्रिल की तरफ देखती है और अंदाजा लगाती है कि कोई चूहा अंदर घुस आया होगा। वो कहती है अगर चूहा है तो उसे जल्दी मारना पड़ेगा, वरना सारा फूड बर्बाद कर देगा। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन कहता है, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन मत लो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाके कुछ ले आऊंगा। अगले दिन जोई अपनी माँ के साथ खेल रही होती है, तभी उसके पीछे से हल्की सी खुरखुर की आवाज़ आती है। जब वो मुड़कर देखती है तो एक चूहा कैन्स में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जोई तुरंत चिल्लाती है और अपने पेरेंट्स को बुलाती है। सबको पता होता है कि इस बार चूहे को मारना ही पड़ेगा। जेसन गुस्से में छुरी उठाता है, लेकिन चूहा तेज होता है। वो जेसन के अटैक से बचकर भाग जाता है और टेबल पर रखा लैंटर्न गिर जाता है। जैसे ही चूहा अपने होल में घुसने जाता है, बेथ झटके से आगे बढ़कर उसे मार देती है। सब थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लैंटर्न में छोटी सी आग लग चुकी होती है। जेसन उसे बुझाने दौड़ता है, पर लैंटर्न इतना गर्म होता है कि उसका हाथ जल जाता है। लैंटर्न का ग्लास टूट जाता है और आग टेबल तक फैल जाती है। बेथ पर्दा फाड़कर उसे बुझाने लगती है और जेसन टैप से आधा बकेट पानी भरकर आग पर फेंक देता है। आखिर वो लोग फायर बुझा देते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। धुआं पूरे बंकर में भर जाता है और धीरे धीरे वेंटिलेशन ग्रिल से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है उनका हाइडिंग स्पॉट अब रिवील हो चुका है। तीनों सांस रोककर चुपचाप बैठे रहते हैं, दुआ करते हैं कि अंधेरा धुआं छुपा ले और कोई उन्हें ना ढूंढ पाए। रात भर तीनों जगते रहते हैं डर के मारे। सुबह होती है और वो पेरिस्कोप से बाहर देखते हैं। उनका दिल सूख जाता है। बाहर से एक बड़ा सा स्मोक कॉलम उठ रहा होता है। अब उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका हाइड आउट पकड़ा जा चुका है। बेथ कहती है अगर धुआं उठ रहा है तो वहां जरूर राख का ढेर होगा और कोई आकर चेक करे तो बंकर मिल सकता है। अब उन्हें राख साफ करनी पड़ेगी। जेसन और बेथ डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर बाहर जाएंगे। जाने से पहले जेसन जोई से कहता है चाहे कुछ भी हो, अगर बाहर से आवाज आई या कुछ अजीब सुनाई दे तो बंकर से बाहर मत आना। जोई प्रॉमिस करती है। फिर वो लोग चेन खोलते हैं, बाहर की आवाज़ें ध्यान से सुनते हैं और जब श्योर हो जाते हैं कि आसपास कोई नहीं, तब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अब जोई अकेली बंकर में होती है अपने पेरेंट्स का इंतजार करती हुई, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आते तो जोई एक स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखने लगती है। वो देखती है उसके पेरेंट्स बंकर का गेट ढक रहे हैं, पर तभी उसकी आँख से फट जाती हैं। जंगल के डोर से एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। छोटी सी जोई जोर से चिल्लाती है, डैड पीछे देखो, पर इतनी दूरी होने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। डर के मारे वो सब भूल जाती है और सीधा लैडर चढ़कर बंकर से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे पता चलता है उसके माँ बाप वहाँ नहीं है। वो घबराकर उन्हें पुकारने लगती है, तभी पीछे से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। वो बेथ होती है। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरणों का झुंड उनके पास से तेज दौड़कर निकल जाता है। तीनों बच जाते हैं, लेकिन बेथ के मन में अब और बड़ा डर बैठ जाता है। डियर अगर इस तरह भाग रहे हैं तो जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज उनके पीछे है। ये सोचकर तीनों तुरंत वापस बंकर की तरफ दौड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जेसन लकड़ी के प्लैंक से दरवाजा बंद करता है और आयरन चेन से लॉक कर देता है। वो कहता है सब चुप हो जाओ। अचानक ऊपर से धीमी चालों की आवाज आती है, जैसे कोई बंकर के दरवाजे के पास चल रहा हो। वो सब बिना आवाज के कई मिनट तक चुपचाप बैठे रहते हैं, जब तक वो कदम की आवाज उनके सिर के ऊपर घूमती रहती है। तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से पीछे हट जाते हैं। ऊपर जो भी चीज़ है, शायद अभी तक उसे अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे कोई जिंदा लोग हैं। जोई डर के मारे रो पड़ती है। बेथ उसे संभालते हुए कहती है, अगर कोई भी आवाज गई बाहर तो सब खत्म हो जाएगा। तीनों धीरे से और दूर हटते हैं, ताकि अगर कोई बाहर से दरवाजा खोल भी दे तो उन्हें देखे बिना ना रहे। तभी जोई के हाथ में पकड़ी हुई डॉल का थ्रेड एक स्क्रू में अटक जाता है। स्क्रू धीरे धीरे हिलने लगता है। जेसन और बेथ दोनों का दिल रुक जाता है, क्योंकि उस थ्रेड से डॉल का वॉइस स्विच जुड़ा होता है। कुछ करने के पहले ही स्क्रू झटके से निकल जाता है और डॉल की लाउड वॉइस चल पड़ती है। जेसन तुरंत डॉल फाड़कर उसका स्पीकर तोड़ देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बाहर जो भी चीज उन्हें ढूंढ रही थी उससे अब पता चल गया होता है। अचानक ऊपर से एक जोर का धमाका होता है और भारी कदम की आवाज बंकर के बिल्कुल ऊपर रुक जाती है। अब उसने उनका हाइड आउट ढूंढ लिया है। कोई शक्तिशाली फोर्स बंकर का कवर धक्का मारकर खोलने की कोशिश कर रही होती है। चेन बंद होने के बावजूद वो समझ जाते हैं कि खतरा उनके सर पर है।
मॉन्स्टर को यह एहसास हो गया है कि नीचे कोई जिंदा है। उसकी ताकत से चेन एक एक करके टूटने लगती हैं। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। वो तुरंत अंदर जाके वाटर पंप की पाइप तोड़ लेता है। बेथ भी हिम्मत दिखाती है। वो लैडर पर चढ़कर अपने बॉडी वेट से चेन को खींचकर दरवाज़ा बंद रखती है, लेकिन मेटल कवर धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी बोरवे में एक काली परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही हैं, जैसे मौत ऊपर से उन्हें घूर रही हो। जेसन बिना सोचे समझे पाइप से अटैक करता है। वो चीज़ पीछे गिर जाती है। जेसन तुरंत पाइप को डोरवे में घुसाकर दरवाज़ा जैम कर देता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जेसन का पूरा बदन कांप रहा होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि बाहर सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, डरावने मॉन्स्टर्स भी हैं। फैमिली सीढ़ियों के पास थक कर बैठ जाती है। अब उन्हें पता है उनका लोकेशन एक्सपोज हो गया है। वो जानते हैं अगला अटैक कभी भी हो सकता है, और इस बार अगर ज्यादा आए तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ देर बाद एक अलमारी हिलने लगती है। जेसन और बेथ समझ जाते हैं मॉन्स्टर ने अपने दोस्तों को बुला लिया है। ऊपर से हजारों कदम चलने की आवाज आती है, जैसे पूरी फौज बंकर के ऊपर दौड़ रही हो। फिर सब एक साथ दरवाजे पर रुक जाते हैं। जेसन, बेथ और जोई का डर उनके चेहरों पर लिखा होता है। अचानक एक भयानक झटका लगता है। इस बार उनका अटैक पहले से कई गुना ज्यादा होता है। मजबूत मेटल डोर टूटकर नीचे गिर जाता है और बंकर की एंट्री पर कई चमकती आंखें दिखाई देती हैं। डर के मारे तीनों अंदर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं। बेथ जल्दी से ऑयल लैंप फेंकती है, जिससे कर्टन में आग लग जाती है और रास्ता कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। जेसन और बेथ एक हैवी कैबिनेट खींचकर डोरवे में अटका देते हैं। उन्हें पता है ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब बचने का एक ही रास्ता है। तभी छोटी सी जोई को फ्लोर में एक वेंटिलेशन ओपनिंग दिख जाती है। जेसन पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ता है और बेथ और जोई को उसमें घुसा देता है। जब खुद निकलने लगता है तो अटक जाता है, क्योंकि जगह बहुत छोटी होती है। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं देखकर जेसन अपना खुद का कंधा तोड़ देता है। दर्द में चीखता है, लेकिन तुरंत डक्ट में घुस जाता है। बेथ अपनी पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर लाने लगती है। तभी एक बड़ा क्रीचर आकर जेसन का पैर पकड़ लेता है। जेसन समझ जाता है उसका बचना मुश्किल है। वो अपनी वाइफ की आंखों में देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए जोई को बचा के रखना। अगले पल मॉन्स्टर उसे वापस बंकर के अंदर खींच लेता है, लेकिन जेसन डरता नहीं है। वो चीख कर कहता है, आजा, देखते हैं तू क्या कर सकता है। नीचे से उसके चिल्लाने और लड़ने की आवाज गूंजने लगती है। बेथ समझ जाती है उसका पति उनके लिए वक्त खरीद रहा है। आंसुओं के साथ वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भाग पड़ती है। दोनों मॉन्स्टर से बचकर काफी देर तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है। हाईवे जो सिटी के बाहर जाता था, अब एक बड़े कंक्रीट बॉल से बंद हो चुका है। मतलब कोई भी अब इस शहर से निकल नहीं सकता। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर उनके तरफ आता दिखाई देता है। बेथ पीछे मुड़कर देखती है तो वो आर्मी का हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर पास आकर उन पर एक ब्राइट स्पॉटलाइट डाल देता है। जैसे ही वो भागने लगते हैं, ऊपर से एक बड़ा सा झाला उन पर गिरता है और दोनों उसमें फंस जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, पर नेट उन्हें मजबूती से जकड़ रखता है। झाले के पार से बेथ कुछ काली परछाइयां देखती हैं, जिनके हरे रंग के गॉगल्स चमक रहे होते हैं। यहाँ स्टोरी का असली राज सामने आता है। जिन लोगों को वो मॉन्स्टर समझ रहे थे, वो ना एलियंस हैं, ना वायरस इन्फेक्टेड लोग, बल्कि मिलिट्री सोल्जर्स हैं, जो गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए हैं। उनकी पीली चमक उन्हीं गॉगल से आ रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आर्मी अपने ही लोगों को क्यों मार रही है। अब बेथ और जोई आर्मी की कंट्रोल में होती हैं। एक सोल्जर बड़ा सा सिरिंज निकालता है और दोनों के गले में इंजेक्ट करता है। जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तो सबको शॉक लगता है। दोनों वायरस से इन्फेक्टेड हैं। मतलब अब वो दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं और उन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है। असल में जब वायरस फैला था, तब इस छोटे से टाउन में कई लोग इससे प्रभावित हो गए थे। ये वायरस हवा में फैलता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से पहुंचा जाता है। द इन्फेक्टेड लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो बीमार हैं। सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें सब इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करना पड़ता है। बेथ रो रो कर उनसे अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगती है, पर जब उसे समझ आता है कि ये लोग उसकी बेटी को भी नहीं बख्शने वाले, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उसके चेहरे पर काले दाग उभरने लगते हैं। तभी एक सोल्जर के गर्दन से खून का फाउंटेन निकलता है। वो है जेसन, जो मौत से वापस आया है। बंकर में वो मरा नहीं था, बल्कि उसका होश चला गया था। उसने वहां के सारे सोल्जर्स को मार दिया था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर काले निशान और शरीर में 10 गुना ज्यादा ताकत। अब वो पुराना जेसन नहीं रहा। उसने सोल्जर्स पे टूटकर हमला किया, सबको एक एक करके मारने लगा, लेकिन गोलियों की बौछार के आगे वो नहीं टिक सका और जमीन पर गिर गया। जब तक सोल्जर्स बेथ और जोई तक पहुंचते, तब तक दोनों जाल तोड़कर भाग चुके थे।
सोल्जर्स उन्हें ढूंढते रहे पर उन्हें ये नहीं पता था कि बेथ भी अब मॉन्स्टर बन चुकी हैं। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को खत्म कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी गोली लग गई और वो कार के ऊपर गिर गई। कार के अंदर छुपी छोटी जोई ने ये सब देखा। माँ बाप को उस हालत में देखकर उसके अंदर भी गुस्सा उभर गया। एक ही लीप में वो एक सोल्जर पर चढ़ गई, उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने उसे रोक लिया। बेथ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी मॉन्स्टर बन जाए। उसने उसे शांत किया और धीरे धीरे जोई के नसों में दिख रहे हरे निशान गायब हो गए। वो दोबारा इंसान बन गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत बुरी थी, उसका मास्क टूट गया था और अब वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्ट हो रहा था। दूसरी तरफ जेसन की सांसें रुक रही थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, उसकी आंखों पर 2 उंगलियां रखीं और खुद अपनी आंखें बंद कर ली। जेसन का सफर यहीं खत्म हो गया। तभी एक और हेलीकॉप्टर आता है। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागती है। रास्ते में कबाड़ के ढेर से निकलते हुए वो एक अंधेरी सुरंग में घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक रोशनी दिखती है। वो वही पड़ोसी लड़का होता है जो स्टोरी के शुरुआत में दिखाया गया था। वो दोनों उस लड़के के पीछे पीछे चलते हैं। लड़का उन्हें एक गुफा जैसे टनल में ले जाता है जहां उसकी माँ बाप और कई और लोग छुपे होते हैं। ये सब लोग भी उन्हीं की तरह वायरस से इन्फेक्टेड हैं। जिंदा रहने के लिए सब अंधेरे में चूहे की तरह जी रहे हैं। वायरस खतरनाक है पर मौत नहीं देता। ये तभी काम करता है जब इंसान अपना गुस्सा या डर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन ये लोग खुद पर काबू रखना सीख चुके हैं। इन्हें लगता था कि शहर में जो सोल्जर्स हैं वो मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन असल में मॉन्स्टर्स तो वो खुद ही थे। और यहीं कहानी खत्म होती है।